स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। स्वागत है आप सभी का आज एक पज़ल की नई क्लास में। ओके, ये आपकी 6th क्लास है। आपकी 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें आपको बेसिक से लेकर कैसे कैसे हर एक स्टेप में पज़ल सॉल्व करते हैं ये सब आपको बताया गया है। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर अवेलेबल पज़ल की प्लेलिस्ट में आप उन्हें ज़रूर देख लें। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है। जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस 2 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा। एंड रीजनिंग जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके, जिसमें आपका पज़ल डेफिनेटली पूछी जाती हैं। इसमें कोई सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें पज़ल नहीं आती, डेफिनेटली पूछी जाएंगी। 2 से 3 पज़ल आपकी आनी ही हैं। ओके, एंड सेकंड आपका है आरआरबी एनटीपीसी जिसमें भी आपकी पज़ल आती है। ओके, आपके लिए जो ओवरऑल ये पज़ल का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करी है उसमें आपकी सर्कल पज़ल डिस्कस करी। सर्कल में पहली किस इजी थी, दूसरा सबका फेस इनसाइड की तरफ था। ओके, सेकंड आपकी बॉक्स पज़ल हो गई। बॉक्स पज़ल भी सिंपल थी, यानी लेवल सबका इजी था, इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट आपकी फ्लोर पज़ल थी, वो भी आपका मॉडरेट लेवल की थी। ओके, एक से दो आप लोगों की हमने पज़ल डिस्कस करी थी, वो लाइंस वाली। ओके, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन जिसमें कि आपको पर्टिकुलर पर्सन्स को बिठाना है। ये आपकी पज़ल डिस्कस हो चुकी हैं। इनमें जो लेवल था पज़ल का वो सारा ही इजी टू मॉडरेट था। आज जो हम लोग वो पज़ल डिस्कस करेंगे वो होंगी आपकी बॉक्स पज़ल, फ्लोर पज़ल, सर्कल पज़ल, लेकिन आउटसाइड। आज जो भी सर्कल पज़ल में लोग होंगे वो आपका आउटसाइड देख रहे होंगे। ओके, पज़ल का लेवल भी थोड़ा आपका मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है। और आपको जो भी पज़ल हम सॉल्व करवाते हैं आप हमारे साथ पूरा वीडियो में सॉल्व करिए एंड फिर बिना चीटिंग करे आप खुद से भी बनाने की कोशिश करिए, तब आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पज़ल की ओर। ये है आपकी पहले नंबर की पज़ल। ओके, ये पज़ल आपकी बॉक्स वाली पज़ल है जिसमें आपको 7 बॉक्स दिए हैं। ओके, सभी बॉक्सों को जैसे ये कहे वैसे आपको स्टैक करना है, लाइन से लगाना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपको जो भी सही लगे आप उस लैंग्वेज में इसे सॉल्व करें। पज़ल आपकी है STUVWXY are 7 boxes which are kept in a stack but not necessarily in same order. There are 4 boxes between T and W. There are 2 boxes between W and Y. Only 1 box is between U and V. Box U is kept above V. U is not immediately above Y. There are as many X boxes between T and V as between W and S. इसका अर्थ ये हुआ कि जितने बॉक्स टी और वी के बीच में हैं उतने ही आपके डब्ल्यू और एस के बीच में भी हैं, ठीक है। लास्ट लाइन है कि यू इज़ नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स, यानी यू जो है वो आपका सबसे ऊपर टॉप पर नहीं रखा हुआ है। पज़ल से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें अपना पज़ल को बनाना। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करना है। स्टेटमेंट आप क्या कह रहा है कि देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, राइट, यानी आपका टी और डब्ल्यू के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। टी 1 2 3 4 और ये रहा डब्ल्यू। ओके, अब ये हमारा ऑपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पर डब्ल्यू हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपका डब्ल्यू हो सकता है और 1 2 3 4 यहाँ पर टी हो सकता है। दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली लाइन की ओर। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। ओके, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि डब्ल्यू और वाई के बीच में 2 बॉक्स हैं। डब्ल्यू और वाई, टोटल हमारे पास 7 बॉक्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो आपके ये 6 हो गए।
अब बचा है एक बॉक्स, तो वो या तो डेफिनेटली होगा टी के ऊपर कहीं या डब्लू, सेम विद दिस केस, दिस पॉसिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर आपका अगर हमने कह रहा है डब्लू और वाई के बीच में दो लोग हैं, सो अगर हम यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं तो वाई का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा वाई जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब हमारा वाई और डब्लू के बीच में हो गए दो लोग। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई और डब्लू के बीच में कर देते हैं हम लोग दो बॉक्स। ओके, सो हो गए। नेक्स्ट लाइन हमारा कह रहा है कि देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन डब्लू एंड वाई, डन, ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन यू एंड वी। ओके, सो यू और वी के बीच में एक बॉक्स है। ओके, नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि बॉक्स यू इज केप्ट अबव वी, यानी पहली चीज़ तो यू और वी के बीच में आपका एक बॉक्स है। सेकंड चीज़ कि यू जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर है वी से, यू बॉक्स वी बॉक्स के कहीं ना कहीं ऊपर रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है यू इज़ नॉट इमीडिएटली अबव वाई। ओके, यू बॉक्स आपका यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी कंडीशन बनी कि वो बैठेगा, अगर हम उसे यहाँ बैठा देते हैं, ओके, यू, और यहाँ बैठ जाता है हमारा वी, डन। अभी हमारा बैठ जाता है, सेम दूसरे केस में बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा वी, यहाँ पे बैठा यू, यहाँ पे बैठ गया वी और यहाँ पे बैठ गया यू। इस केस में हमारा जो u है वो v से देखिए ऊपर भी हो जा रहा है, राइट। एंड आगे हम लोग केस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि देयर आर एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन t एंड v एज बिटवीन w एंड s। जितने ही बॉक्सेस t और v के बीच में हैं उतने बॉक्सेस w और s के बीच में भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो अभी हमें t और v के बीच में देखिए यहाँ पर तो एक भी बॉक्स नहीं है, तो हमको जो s है वो यहाँ पर लिखना होगा, राइट। और यहाँ पर एक प्लेस बचा जहाँ पर हमें x को बिठाना है, यानी w s x और y एंड u t v, ये आपका एक केस में बैठ गया, राइट। सो अब हम लोग देख लेते हैं अपना ये वाला केस। कह रहा है कि t एंड v के बीच में जो हैं उतने ही w और s के बीच में हैं, यानी t और v के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही आपके w और s के बीच में हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर t और v के बीच में आपका 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, लेकिन हमारा w और s के बीच में 5 नहीं हो पाएंगे, 1 2 3 4। अगर हम इसको यहाँ भी बिठाते तो भी हमारे 4 ही बॉक्स यहाँ रख पाएंगे, और अगर हम आपका फिर बचा x तो उसको यहाँ बिठा देंगे। तो इस तरीके से ये केस जो हमारा 1 होगा, ये केस हमारा सेकंड होगा। सो ये केस 1 इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग अपना मैच कर लेते हैं कि हमारी पजल सही बनी है कि नहीं बनी है। पहली लाइन कह रहा है कि देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन t एंड w, 1 2 3 4, डन। नेक्स्ट है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन w एंड y, ओके, 2 हैं। अगली लाइन कह रहा है ओनली 1 बॉक्सेस बिटवीन u एंड w, यानी u और v के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, सो ये भी डन। नेक्स्ट लाइन है कि u कहीं ना कहीं v के अबव है, यानी कहीं ना कहीं वो ऊपर रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, ये ऊपर ही है। नेक्स्ट लाइन है बॉक्स u इज़ केप्ट अबव v, ओके, डन, ये वाला भी। u इज़ नॉट इमीडिएटली अबव y, u जो है वो y के एकदम ऊपर नहीं रखा हुआ है, तो ठीक है, हमारा तो एकदम नीचे है, कोई बात नहीं, ये भी डन। नेक्स्ट लाइन है देयर आर एज मैनी एज बॉक्सेस बिटवीन t एंड v एज बिटवीन w एंड x, t और v के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितना w और s के बीच में है। तो t v के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है, हमारा w और s के बीच में भी एक बॉक्स नहीं है, एक भी नहीं है। नेक्स्ट हमारी लाइन है u इज़ नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स,
यू हमारा टॉप मोस्ट नहीं है, सो बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हमारी सारी ही स्टेटमेंट हो गए मैच। हमारा जो पज़ल का केस सेकंड था ये एकदम सही बन गया है, और इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको प्रॉपर सारे ही क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। सभी के आपको करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। और रही बात बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, यानी अगर आपकी एक पज़ल बन गई तो आपके 5 क्वेश्चंस पक्के। सो इस तरीके से हमारा ये पज़ल हो गया है, बन गया है, ओके। सो बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड नंबर की पज़ल की ओर। ये आपकी फ्लोर बेस्ड पज़ल है, ओके। ये आपकी सेकेंड नंबर की पज़ल है। सो इसमें आपको 8 फ्रेंड्स दिए गए हैं, GHJKLMNO, GHJKLMNO। ये आपके एक बिल्डिंग है जिसकी डिफरेंट फ्लोर्स में इनका अपना घर है, वहाँ ये रहते हैं, ठीक। अब हमें दिए हैं स्टेटमेंट और उनके हिसाब से हमें सबको उनका फ्लोर बता देना है, ओके। सो ये आपकी जो मेन पॉइंट है वो आपका यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले आपको फ्लोर बेस्ड पज़ल बनाने के लिए जो भी नंबर्स हैं उन्हें आपको लिख लेना चाहिए। 5 फ्लोर है तो 5, 6 है तो 6, यहाँ पर 8 है तो हमें 8 नंबरिंग करनी पड़ेगी। और फ्लोर हमेशा नीचे वाला फर्स्ट वाला रहता है, उसके ऊपर सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th, राइट। सो अब हमें स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और अपने जो ये है पीपल 8 फ्रेंड्स इन्हें बिठा देना है। अगर आपको पज़ल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ओके। एंड पज़ल को डिटेल में समझने के लिए जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करिएगा, तब आपको एक एक चीज़ डीपली समझ आएगी, ओके। सो पहला स्टेटमेंट है हमारा कि जी उस मंजिल पर रहता है जिसको 5 अंकित किया गया है, यानी जो हमारा 5 है वो हमारा जी का घर है। इसमें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं था, ये तो हमें बिल्कुल क्लियरली दे दिया गया। नेक्स्ट है जी और एन के बीच 2 मंजिल हैं। सो यहाँ से हमें जी और एन के बीच 2 मंजिल हैं, यानी जी और एन के बीच आपके 2 फ्लोर हैं। तो एक केस में तो एन हमारा सेकंड फ्लोर पे रहेगा, ओके। और दूसरे केस में हमारा जो एन है वो रहेगा 8 फ्लोर पे। कंपलसरी थोड़ी ना है कि वो एक ही नीचे ही रहे, ओके। सो एन को हम लोगों ने दोनों ही केस में बैठा दिया। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि एल एक विषम संख्या वाले मंजिल पर लेकिन ओ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एल जो है वो ऑड नंबर पे रहता है, यानी एल हमारा रह सकता है यहाँ पे और 7 पे, ओके। लेकिन ये ओ के ठीक ऊपर रह रहा है, तो हमारा इस कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एन ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो भी फिक्स है। सो एक केस हम लोग ले लेते हैं कि आपका एल रहेगा यहाँ और ओ रहेगा यहाँ, ठीक है। और एक केस ये है हमारा कि एल हमारा और तो कहीं बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एल को बैठना है ऑड पे, तो बस एक यही पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, एल यहाँ और ओ यहाँ, दोनों ही केस में। अगली लाइन है जे एम के नीचे वाले किसी एक मंजिल पर रहता है। जे जो है वो एम के कहीं नीचे रह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। किसी एक मंजिल पर रहता है, ना कि सबसे निचले मंजिल पर। एम के नीचे वाले किसी एक मंजिल पे रहता है, लेकिन जो जे है वो सबसे नीचे नहीं रहता, ठीक है। बट नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह सकता, ऐसा पज़ल में बोला गया है। नेक्स्ट लाइन है एल और के बीच 3 व्यक्ति हैं। एल और के बीच हमारे 3 व्यक्ति हैं, ओके। सो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यानी के हमारा कहीं बैठेगा 3rd नंबर की फ्लोर पे, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यहाँ पे भी आपका के बैठेगा 3rd नंबर की फ्लोर पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है कि जितने लोग एन के ऊपर रहते हैं उतने ही लोग एल के नीचे रहते हैं। बिल्कुल, जितने लोग एन के ऊपर रहते हैं उतने ही लोग एल के नीचे रहते हैं। एन के ऊपर कितने हो गए हमारे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। नेक्स्ट एल के नीचे देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6। सो इस लाइन के हमारे एंटर करते ही हमारी जो ये केस है ये बिल्कुल फेल हो गया। ओके, अब हम लोग अपना जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं उनको बिठा लेते हैं। उसमें आपका बैठना M, ओके, और हमारा बचा है J। सो पहली लाइन तो ये है कि J हमारा यहाँ नहीं हो सकता, और दूसरी लाइन ये है कि J जो है वो M के नीचे वाले किसी एक मंजिल पे रहता है। सो अगर हम J को यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा M जो है वो यहाँ फिक्स हो गया, यानी M जो है वो 8 नंबर की फ्लोर पर फिक्स हो गया। बचा कौन? बचा H, तो H बैठ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए सारे ही जो लोग थे उन्हें अपने यथास्थान प्लेस कर दिया। ओके, एंड जो भी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है वो केस हमारा ऑलरेडी गलत हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस तरीके से हमारा ये जो केस है ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसे मैच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बन गया है प्रॉपर तो इसका अर्थ होता है कि ये सही है। उसमें बिल्कुल भी सेकंड थॉट लाकर एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर आपकी पजल बनती जा रही है तो आप सही करते जा रहे हो। अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर फिट नहीं बैठता है तो आपकी पजल वहीं से गलत होना शुरू हो जाती है। सो इस तरीके से आप पज़ल को बना सकते हैं, एंड ये हो गई है एकदम करेक्ट। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। नेक्स्ट हमारी पज़ल है सर्कल पज़ल है। ओके, सर्कुलर टेबल है जिसमें फेसिंग सेंटर लोग आपके 8 बैठे हैं। 8 लोगों को आपको बैठाना है और एक भी लोगों गलत ना बैठें, ऐसा आपको ध्यान देना है, जिसके लिए आपको पूरा फोकस की और अटेंशन की ज़रूरत है स्टेटमेंट्स को पढ़ते टाइम। सो पहला आपका है कि आपको जैसा कहे वैसा करते जाना है। ओके, 8 ये आपके जगह बन गई, ये रही 8 प्लेस, राइट। सो सबसे पहली आपकी लाइन है और सबका फेस सेंटर की तरफ है, ये आप समझ लीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे एरो इनमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका आप ध्यान रखिएगा बस इस लाइन को। पहला है कि O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। O जो है M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। अगर हमारा M यहाँ बैठ गया तो O यहाँ बैठेगा। ओके, राइट में थर्ड नंबर पे 1 2 और 3। नेक्स्ट लाइन है M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओके, तो M और J आपके या तो यहाँ पे बैठ जाएंगे या M और J यहाँ बैठ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है कि देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन J एंड K। J एंड K के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो या तो K आपका यहाँ पे बैठा है, ओके, तभी ना जाकर दोनों के बीच में 3 लोग होंगे। नेक्स्ट लाइन है P इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। P जो है वो कहीं ना कहीं आपका J का इमीडिएट नेबर है। फिर कह रहा है देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन P एंड L। P और L के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर हम लोग J को नेक्स्ट लाइन और पढ़ लेते हैं, N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। ओके, चलिए मान लेते हैं हमारा J जो है वो यहाँ बैठ गया। ओके, पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद अब आप ये यहाँ पे फिक्स करिए, अगर J यहाँ हमारा बैठ गया तो यहाँ हमारा P बैठ जाएगा। फिर लास्ट लाइन जो है हमारी कि N इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो आप N को कहाँ बैठाएंगे बताइए। यहाँ पे तो O ऑलरेडी बैठा है तो N तो बैठ ही नहीं सकता, इसलिए P हमारा बैठेगा यहाँ और J की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई, K की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। ओके, इसे हम लोग एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। सो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने क्लियर कर लिया J और K की पोजीशन को, प्लेस को। K हमारा यहाँ बैठेगा, ओके, एंड P यहाँ बैठेगा। उसके बाद कह रहा है P और P के सेकंड राइट में आपका यहाँ पे N आ जाएगा। ओके, P और जो है उसके बीच में 3 लोग हैं, P और L के बीच में।
ओके, सो इस तरीके से एल की पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाएगी। जे के एल एम एन ओ पी और क्यू बचा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। सो आपने देखा किस तरीके से जे और के की पोजीशन को फिक्स किया गया। आप एक केस लेकर चलते और के को यहीं पे फिक्स कर देते जे को, तो आपकी गलत हो जाती। ओके, एंड अगर आप जे को यहाँ फिक्स कर देते तो आपकी सही भी बन सकती थी। मगर हमको एक नहीं, हमें दोनों केस लेकर चलने होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एग्ज़ाम हॉल में हम ये बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि हमारी पज़ल इतनी मेहनत के बाद 2-3 मिनट वेस्ट करने के बाद नहीं बनी, इसलिए हमें सारी पॉसिबिलिटी केसेस लेकर चलना चाहिए। सो यहाँ हमारी बन गई अपनी ये 3rd नंबर की पज़ल। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। ओके, पहली आपकी थी बॉक्स पज़ल, फिर आपकी हो गई 2nd फ्लोर पज़ल, देन आपकी सर्कुलर पज़ल हो गई जो कि फेसिंग सेंटर है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी 4th नंबर की पज़ल की ओर। सो नेक्स्ट आपकी ये 4th नंबर की पज़ल है जो कि आपके लिए डिफरेंट है। अभी तक आपने फेसिंग आउटसाइड वाली पज़ल सॉल्व नहीं करी है। ओके, सो चलिए ड्रॉ करते हैं इसे। आपकी फेसिंग जो सेंटर होती है और जो फेसिंग आउटसाइड होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अगर आपसे कह रहा है कि आप टेबल के बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, तो आप खुद को इमेजिन कर लो कि हम यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद में अगर आपसे राइट कहे तो आप राइट टर्न हो जाओ, अगर आपसे लेफ़्ट कहे तो आप लेफ़्ट टर्न हो जाओ, सेकेंड टू द लेफ़्ट कहे तो आप कहीं यहाँ पर आपको पता चलेगा प्लेस का। ठीक है, सो इतना सिंपल होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके राइट और लेफ़्ट ये बदल जाएंगे जब भी आप फेसिंग आउटसाइड की बात करेंगे। ओके, सो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो कह रहा है 9 पर्सन है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके हो गए 9 प्लेस। ओके, सो अब हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और इन्हें बैठाते जाते हैं। सबसे पहले हमें फिक्स करना होगा, किसी एक फिक्स स्टेटमेंट को लेकर उसकी पोजीशन को फिक्स करना होगा। अब कोई फिक्स कैसे है, तो ये हमें स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल जाता है। पहला आपका कह रहा है लाइन कि ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ओके, अगर हमारा एच यहाँ बैठा तो ये हो गया हमारा एच का लेफ्ट। ओके, और ये हो गया एच का राइट। यहाँ पर अगर हम छोटा सा ये लिख देते हैं समझने के लिए। अब कह रहा है कि ए जो है वो एच के लेफ्ट में 3rd नंबर पर है, यानी हमें कहीं ना कहीं इधर की ओर चलना होगा। ओके, लेफ़्ट की बात कर रहा है, तो 1 प्लेस 2 प्लेस और ये रही हमारी 3री नंबर की प्लेस, तो हमारी ए जो कहीं ना कहीं है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ये जो है सी के सेकेंड राइट में है, यानी कहीं ना कहीं जब सी यहाँ बैठेगा तभी तो वो राइट में सेकेंड नंबर पे पहुँचेगा। ओके, अब कह रहा है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो ना तो हमें डी पता है ना ही एफ पता है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, डी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि डी जो है वो कहीं ना कहीं एच का नेबर है। ओके, यानी डी हमारा या तो यहाँ पे बैठा है या फिर यहाँ पे बैठा है। आगे देख लेते हैं। आई इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। आई जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है और जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ओके, सो अगर हम डी की पोजीशन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं तो आगे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, कह रहा है डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, आई इज़ ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी।
आई जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओके, सो बी को बैठा दिया यहाँ और आई बैठ गया यहाँ, तो यहाँ पे आई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। नेक्स्ट लाइन कह जो जी है वो ए के आसपास कहीं भी नहीं है, राइट। ओके, फिर कह रहा है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में है, तो 1 और 2 यहाँ पे बैठ गया एफ। ओके, इस तरीके से एफ की पोजीशन यहाँ पता चल गई और डी बैठ गया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब ए हमारा जो है वो यहाँ पे बैठा है, जी इसलिए यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो जी बैठेगा यहाँ पर। ठीक, अब बचा ई, तो ई की प्लेस हो गई ये। सो इस तरीके से हम लोगों ने सारे ही जो पर्सन्स हैं उन्हें बैठा दिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सही बनी है कि नहीं। कह रहा है ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है डी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2, ठीक है। डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। आई इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर आप फेसिंग आउटसाइड करें तो ये आपका इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। अगला है जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सो ये भी सही है, जी हमारा ए का कहीं दूर दूर तक यहाँ रिलेशन नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हमारी ये पज़ल हो गई डन। ये थी हमारी 4th नंबर की पज़ल। बढ़ते हैं अपनी अगली पज़ल की ओर। तो ये भी आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल था, जैसा कि आपका इनसाइड होता है वैसे ही आपका बिल्कुल आउटसाइड भी होता है। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट नंबर की पज़ल की ओर। अगर नेक्स्ट पज़ल है हमारी ये आपकी लीनियर पज़ल है। ओके, लाइन में आपको बैठाना है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7 पीपल है, 7 ही लोगों को आपको लाइन में बैठा देना है। आपका कंडीशन दिया है कि एक लाइन में बैठे हैं जो कि सबके सब ईस्ट की ओर मुँह करे हैं। तो जैसा कि रीजनिंग में हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट एंड ये होती है वेस्ट। तो सबके फेसेस अगर ईस्ट की ओर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो पीपल हैं, ये लोग हैं एक, उन सब के फेस ऐसे हैं। ओके, सब लोग ईस्ट की ओर फेस करके बैठे हैं और बस फिर आपको बैठा देना है, इतना सिंपल है। चलिए हम लोग इसे बैठाते हैं। सो ये हो इन सभी की प्लेसेस, अब इन्हें हम लोग बैठाते हैं। पहली लाइन कह रहा है कि सी इज़ एन इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है। सो कहीं भी आपका जहाँ डी बैठा है उसके ठीक बगल में सी बैठा है। फिर कह रहा है कि बी इज़ एन एक्सट्रीम एंड, बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड, यानी आप एक तरफ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे आपका बी बैठ गया अगर, तो नेक्स्ट आपका बी बैठेगा यहाँ। दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना होगा। नेक्स्ट कह रहा है बी इज़ एट एन एक्सट्रीम एंड ई हैज़ हिज नेबर, ई जो है वो उसका नेबर है, यहाँ पे बैठ जाएगा एंड ई यहाँ बैठ जाएगा, राइट। अगला है आपका कि जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ के कहीं बीच में बैठा है, यानी जी यहाँ बैठा तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, और अगर जी यहाँ बैठा तो एफ इधर बैठ जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, यानी डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, डी जो है वो साउथ एंड में बैठा है, राइट। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि डी जो है हमारा साउथ एंड से तीसरे स्थान पर है, ठीक। तो अब हमारा साउथ एंड तो यहाँ पर है और यहाँ तो हमारी सारी ही जो प्लेसेस हैं वो तो फुल हो चुकी हैं। तो अब हमारा डी के लिए एक ही स्थान बचता है और वो है यहाँ पर, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद में हमारे ऊपर एक लाइन थी कि सी डी के ठीक दाएं बैठा है, यानी सी हैज़ एन इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो सी यहाँ पे आ गया। अब बचा हमारा ए, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 केस बनाए थे, पहला ये और दूसरा ये। आगे चलकर ये वाला केस हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर डी ऑलरेडी जगह बची नहीं थी,
जैसा कि इसने कंडीशन में बोला था वो हमारा फुलफ़िल हो नहीं पा रहा था, इसलिए हमारा ये केस कैंसिल हो गया, गलत हो गया। लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 कंडीशंस लेकर चले थे। इसी तरीके से आपको करना है। जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, प्रो हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये पज़ल आपका एकदम आसानी से बनती जा रही हैं। ओके, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि ये आपका इजी है। आपका इजी नहीं, टफ़ और टफ़ ही होती जाती हैं पज़ल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमारी ये पज़ल हो गई है डन, जैसा कि आप सभी ने देखा। अब इन पज़ल से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सब के सब आसानी से हो जाएंगे और सभी सही होंगे। ओके, सो इस तरीके से आपकी ये पूरी 5 पज़ल बन गई। ओके, बॉक्स पज़ल, फ्लोर पज़ल, फेसिंग सेंटर सर्कल पज़ल, फेसिंग आउटसाइड सर्कल पज़ल, और लास्ट आपकी थी ये फेसिंग ईस्ट, यानी आपकी एक लाइन में बैठाना था सबको। सो इस तरीके से आपकी सारी पज़ल हो जाती हैं। पज़ल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।